जय हिंद साथियों, क्या हालचाल? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उप सह संयोजित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको आईयूपीएसी नाम समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं K4 Fe-CN6। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं K4 Fe-CN6। ठीक है, अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो सर्वप्रथम नामकरण करने में पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम ऋणायन का नामकरण करते हैं। जब भी हम उपसह संयोजित यौगिकों का नामकरण करेंगे, पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे, उसके बाद में ऋणायन का नामकरण करेंगे। अब हम कैसे ये समझेंगे कि कौन सा इसमें धनायन है और कौन सा ऋणायन है? तो उपसह संयोजित यौगिक में जो पहले आएगा वो क्या होगा? धनायन होगा। जैसे यहां पर K4 क्या होगा? धनायन होगा, और जो बाद में आएगा वो होगा ऋणायन। ठीक है, इस प्रकार से आप धनायन और ऋणायन का पहचान कर सकते हैं। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पहले धनायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। यहां लिखेंगे पोटेशियम। अब ऋणायन का नामकरण करने में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर जो लिगेंड्स होंगे उनका नामकरण करेंगे। उपसह संयोजित समूह जिसे कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन ग्रुप, पहले हम इसका नामकरण करेंगे। यानी कि ऋणायनिक संकुल में सबसे पहले इसे कहा जाता है संकुल, और ये ऋण है तो इसलिए इसे कहेंगे ऋणायनिक संकुल। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन यहां पर केवल एक ही लिगेंड्स है तो हम इसे लिखेंगे हेक्सासाइनो। ठीक है, यहां 6 लिगेंड है इसलिए हमने लगाया हेक्सा। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हेक्सासाइनो, सीएन के लिए साइनो, यानी कि यहां पर साइनो लिखेंगे सीएन के लिए। और यफी के लिए लिखेंगे फेरम। अब फेरम में यहां पर जब ऋणायनिक संकुल होता है तो जो केंद्रीय धातु होता है उसके लैटिन नाम के अंत में एट लगा करके लिखते हैं। यहां पर हम फेरम ना लिख करके लिखेंगे फेरेट। ठीक है, क्योंकि ऋणायनिक संकुल में ये नियम है कि ऋणायनिक संकुल में जो केंद्रीय धातु होता है उसके लैटिन नाम के अंत में एट लगा करके लिखते हैं। यूएम के स्थान पर एटीई एट लगाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फेरेट। फिर उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। यहां पर एक के पर जो चार्ज होता है प्लस एक का चार्ज होता है। कितने के हैं? 4 है, यानी पोटेशियम यहां पर 4 है तो यहां पर हो जाएगा +4। और यहां पर एक सीएन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1। ठीक है, तो यहां पर 6 सीएन है तो यहां पर हो जाएगा -6। -6 को कैंसिल करने के लिए कितने प्लस की आवश्यकता होगी? +6 की। 4 यहां है और 2 इसका हो जाएगा, तो +6 मिलकर के क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि फेरेट सेकेंड। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे K2ZnOH का होल टेट्रा। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे K2ZnOH का होल टेट्रा। इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले धनायन का नामकरण करेंगे। धनायन कौन होता है? जो पहले आता है वो धनायन होगा, और जो बाद में आता है वो क्या होगा? ऋणायन होगा। तो धनायन का नामकरण करेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अब उसके बाद में ऋणायनिक संकुल का नामकरण करेंगे। ऋणायनिक संकुल का नामकरण करते समय हम इस चीज को ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने लिगेंड्स हैं? 4 है, केवल OH ही 4 बार है। ठीक है, तो इसका नामकरण करेंगे। 4 के लिए लगाएंगे टेट्रा, और OH के लिए लगाएंगे हाइड्रॉक्सो। टेट्रा हाइड्रॉक्सो। उसके बाद में जिंकेट लिखेंगे। ठीक है, जिंकेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो एक के पर जो चार्ज होता है +1 का होता है, कितने के हैं? 2 हैं, यहां पर हो जाएगा +2। ठीक है, OH पर एक माइनस चार्ज होता है, 4 OH है, यहां पर हो जाएगा 4-। अब 4- को कैंसिल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए 4+ की आवश्यकता होगी, इसलिए जिंक पर 2+ चार्ज होगा। ये 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे, और 4- तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। यहां पर जिंकेट सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं K3Fe। तीसरा ले लेते हैं K3Fe-C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण इस प्रकार से करेंगे। पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायन का। जो पहले आएगा वो हो जाएगा धनायन, और जो बाद में आएगा वो हो जाएगा ऋणायन। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? पोटेशियम। यहां लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। ऋणायनिक संकुल में सबसे पहले हम उपसह संयोजित समूहों के नाम लिखते हैं, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ट्राई
ऑक्जेलेटो, उसके बाद में क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। तो केंद्रीय धातु यहां पर क्या है, फेरम है, ठीक है, यानी कि आयरन है, आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, और लैटिन नाम के अंत में ऋणायनिक संकुल में जो केंद्रीय धातु होता है उसके लैटिन नाम के अंत में ऐट लगाते हैं, यम के स्थान पर ऐट लगाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा फेरट। अब उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। यहां पर के कितनी बार है, 3 बार है। एक के पर जो चार्ज होता है +1 का होता है, यहां पर हो जाएगा चार्ज +3, और यहां पर जो C2O4 है, एक C2O4 पर, एक ऑक्जेलेटो आयन पर जो चार्ज होता है -2 का होता है, कितने हैं, 3 है, तो यहां पर हो जाएगा -6, यानी कि 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +3 होगी, क्योंकि जो है -6 को न्यूट्रल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो +3 यहां हो गया और +3 इसका मिलकर के +6 हो जाएगा, ये -6 दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा फेरट थर्ड। इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं।